कल्पना जी कैसे हो? बहुत दिनों के बाद आए हो। हेलो मंत्रिता। हेलो Good अर्पिता evening, जी। sir. Hello, I'm good. sir. How are you? आई एम ऑल्सो गुड। थैंक यू। Yes, sir. गुड इवनिंग गोपा मैम। गुड इवनिंग उत्सव। ओके, सो आज का टॉपिक है। गुड इवनिंग अर्पिता जी। आज का टॉपिक है टेनासिटी ऑफ डिटर्मिनेशन। टेनासिटी ऑफ डिटर्मिनेशन। ओके, एनीवे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद मैं ये सब कुछ हैंडराइटिंग के थ्रू मैं समझा दूंगा, ठीक है? एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस। गुड इवनिंग चित्रा जी। गुड इवनिंग प्रेरणा मैम। Good evening, sir. गुड इवनिंग। ओके, सो टेनासिटी ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में आज हम जानेंगे। एंड ये हम हैंडराइटिंग से बहुत सारे वे में हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? एंड ये किस तरीके से हमारे लाइफ में इम्पैक्ट कर सकता है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। एंड लास्ट में एक स्पेशल ब्रेन एक्सरसाइज विल बी फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है? एंड कुछ स्पेशल चीज मैं सबको दिखाऊंगा। अगर हो सके मैं आज दिखाऊंगा, और हो सके तो मैं नेक्स्ट डे भी दिखा सकता हूँ, ठीक है? सो लेट्स सी। सो थैंक यू ऑल। हेलो जयसवाल सर। गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Anyway, today I'm talking about the tenacity of determination. So first of all we have to understand कि कुछ चीज होता है जो हमारे ब्रेन को हमेशा काम में जुड़ा हुआ रहता है ना? हमारे ब्रेन हमेशा काम करता रहता है। तो अभी देखो, क्वेश्चन आता है कि ये काम क्या करता है? इज इट गुड और बैड? हमारे ब्रेन हमेशा कुछ ना कुछ काम में लगा ही रहता है। कभी अच्छा काम, कभी बुरा काम, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। एंड इसको हम दो तरीके से डिवाइड करते इन जनरल, दैट इज कंट्रक्शन एंड वन इज एक्सपेंशन। सपोज हम लोग कोई नेगेटिव इंसिडेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें क्या होगा? दुख होगा। सो इट विल कम अंडर नेगेटिव कंट्रक्शन, इजंट इट? सो क्योंकि जब आप देखो, जब आप बहुत ज्यादा दुखी होते हो, अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रैक्टेड कर लेते हो ना, अपने बॉडी को, अपने माइंड को, एक जगह पे चुपचाप बैठे रहते हो सपोज, ठीक है? लेकिन जब आप लोग हैप्पी रहोगे बहुत ज्यादा, सो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सपेंशन। सो दैट मीन्स यू आर एक्सपेंडिंग, आप ओवरवेलमिंग की तरह सबके साथ बात करना शुरू कर दोगे। सो यू विल बी फीलिंग एनर्जेटिक। सो अभी देखो कि हमारे ब्रेन जो होता है ये टोटली काम करता है हमारे मेंटल स्टेटस के ऊपर। एंड हमारे मेंटल स्टेटस जैसा होगा, अच्छा हो या बुरा हो, उसी तरीके से हमारे ब्रेन काम करेगा। एंड बुरा में चीज सोचोगे तो बुरा चीज हमारे दिमाग में आ जाएगा, नेगेटिविटी आ जाएगा और ज्यादा अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है जो मैक्सिमम लोग पूछता रहता है कि हम लोग हमेशा किस तरीके से हैप्पी रह सकते हैं। हमेशा कोई भी डिसीजन आप लोगे, अगर आप हैप्पीनेस के ऊपर डिपेंड करके लोगे, तो ऑब्वियसली द डिसीजन विल बी 100% प्योर, इजंट इट? 100% गुड, 100% एक्यूरेट, ठीक है? तो हम देखेंगे यहाँ पे कि हम किस तरीके से ऑलवेज डिसीजन ठीक ठाक ले सकते हैं। एंड ऑलवेज हाउ कैन वी स्टे हैप्पी? व्हाट इज द आंसर? ये तो एक बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आंसर क्या होगा?
आंसर इज ऑल्सो वेरी इजी. दैट इज आवर टूडेज टॉपिक, टेनासिटी ऑफ डिटर्मिनेशन. अभी क्लियर हुआ व्हाट इज टेनासिटी ऑफ डिटर्मिनेशन? हम लोग किस तरीके से डिटर्मिनेशन और ज्यादा डिटरमाइंड हो सकते हैं, ठीक है, अपनी डिटर्मिनेशन बढ़ा सकते हैं. मैं 8 वेज के ऊपर बात करूंगा आज, 8 रास्ता जो हम यूज कर सकते हैं. एंड दिस 8 वेज आर कैन बी आइडेंटिफाइड और इम्प्लीमेंटेड और अप्लाइड इन थ्रू ग्राफोलॉजी ऑल्सो. इज इट क्लियर? सो हम हैंड राइटिंग के थ्रू भी ये चेंज कर सकते हैं, हैंड राइटिंग में भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं. किस तरीके से? फर्स्ट एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है. जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट होता है, अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बात किया कि हम कुछ भी नेगेटिव चीज अगर हम सोचेंगे तो उसका इफेक्ट हमारे दिमाग में आएगा. तो फर्स्ट पॉइंट होगा, फॉरगेट योर पास्ट नेगेटिव मेमोरीज. सो better to say not forget, don't forget your past negative memory, accept your past negative memory. Understood? Accept your past negative memory. देखो, आप अगर नेगेटिव मेमोरी के बारे में सोचोगे तो आप उसको बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाओगे, लेकिन आप अगर अगर उसको एक्सेप्ट कर लोगे कि ये सबके साथ हो सकता है, मेरे साथ हुआ है, तो ठीक है, आगे भी हो सकता है. ऐसा नहीं कि आगे कभी मेरे साथ कोई धोखा नहीं होगा, कोई नेगेटिव कुछ नहीं होगा मेरे ऊपर, है ना? तो आगे भी ऑब्वियसली हो सकता है. तो आई विल एक्सेप्ट ईच एंड एवरीथिंग. अंडरस्टूड? अगर मैं अलर्ट रहूंगा तो ठीक है, मैं इसको गेट रीड ऑफ कर पाऊंगा. अगर अलर्ट नहीं रहूंगा तो मैं नहीं हो सकता मेरे से, ठीक है. तो मैं फिर से प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा, लेकिन मैं फिर से उधर से बाहर भी निकल जाऊंगा, जैसे आज मैं निकल गया ऑब्वियसली, ठीक है. एंड अभी देखो, कोई भी पास्ट चीज हम चेंज तो नहीं कर सकते हैं. आप जितना भी कहो, जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये तो हम चेंज नहीं कर सकते. आपके साथ जो जो नेगेटिव इंसिडेंट हो चुका है वो तो हम चेंज नहीं कर सकते. तो हमेशा नेगेटिव चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए. एंड एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फाइट आ जाएगा, एंड फाइट करते करते पूरी जीवन भर फाइट करते ही रहोगे, ठीक है. पूरी जीवन भर हम लोग फाइट करते रहेंगे, लेकिन एक टाइम आ जाएगा, लाइफ विल बी फिनिश्ड फाइट करते करते, ठीक है. तो कुछ भी नेगेटिव चीज अगर आप सोचोगे तो फाइट आ जाता है हमारे अंदर, नेगेटिव बहुत सारा हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है, एंड बहुत प्रॉब्लम भी इसके लिए शुरू होता है. बॉडी भी हमारे ओपन हो चुका है, ओपन हो जाते हैं बहुत सारे नेगेटिव डिजीज के ऊपर, डिजीज के लिए ओपन हो जाते हैं, ठीक है. तो जैसे हम लोग हैंड राइटिंग से भी ये देख सकते हैं, कैसे, कहाँ से. जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ. सपोज इफ दिस इज आवर सपोज दिस इज आवर पेज, तो हमें हमेशा कैसे हैंड राइटिंग, कोई भी हैंड राइटिंग लेफ्ट साइड में मिनिमम 1 इंच गैप देना चाहिए. अभी जैसे आप लिखो, लेफ्ट साइड से 1 इंच गैप हमेशा देना चाहिए. अंडरस्टूड ऑल? कोई अगर नहीं समझोगे तो मुझे पूछ लीजिए. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट इज लेफ्ट साइड स्ट्रेट, एंड लेफ्ट साइड देखो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट भी है ना. ये जो लाइंस है ऑल आर ओवरऑल स्ट्रेट. ओवरऑल स्ट्रेट मतलब 100% स्ट्रेट तो नहीं है, मतलब ओवरऑल स्ट्रेट. तो ये ओवरऑल स्ट्रेट, एंड ये जो लेफ्ट साइड का गैप है ये 1 इंच ओवरऑल गैप होना चाहिए. इज इट क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट विल बी अप्लाइड हेयर. अंडरस्टूड? सो धीरे धीरे हम लोग कुछ भी नेगेटिव इंसिडेंट हम लोग बहुत इजीली
एडप्ट कर पाएंगे नेगेटिव एनवायरनमेंट के साथ। देखो नेगेटिव इंसिडेंट सब लोगों के साथ होता है, कुछ ना कुछ। हमारे साथ भी हुआ है, मेरे साथ हुआ है, आपके साथ हो चुका है शायद, या आगे भी होने वाला है। ठीक है, तो हमें एडप्ट ऑब्वियसली करना पड़ेगा नेगेटिव इंसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज हमें कभी भी नो फियर, यू शुड नॉट बी फियर्ड फॉर द फ्यूचर। ठीक है, अपने फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए कभी भी डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। आपके दिमाग हमेशा शांत अगर रहेगा तो आप नहीं डरोगे। ठीक है, अच्छा, हमारे साथ जायसवाल सर है। जायसवाल सर सर बहुत अच्छी तरीके से एक चीज कर सकता है। हमारी बैच में ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी बहुत अच्छी तरीके से वो कर रहा था यस्टरडे। तो मैंने जायसवाल सर को रिक्वेस्ट किया कि चलो तुम एक काम करो, हमारे और जो मेंबर है उसको भी एक बार दिखा दो कि आप कर सकते हो ये। ठीक है, तो मैं जायसवाल सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 मिनट मुझे दीजिए। ठीक है, 5 मिनट बाद आप अपने जस्ट 2-3 मिनट में आप ये ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी कंप्लीट कीजिए। ठीक है, 5 मिनट के लिए मैं आपको दे दूंगा, आप करोगे। ठीक है, Okay, sir. ओके। एनीवे, सो मैं कह रहा था हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नो फियर फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर में फियर कभी भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या करना चाहिए, ये जो राइट मार्जिन है, ये राइट मार्जिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। छोटा सा गैप रहेगा, दैट इज़ ओके। एंड कभी कभी मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ राइट मार्जिन जो स्ट्रेट कर सकता है राइट साइड, ये बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट प्रॉब्लम भी आ सकता है इसके वजह से। तो राइट मार्जिन स्ट्रेट करने का जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, जो कर सकता है वो कर सकता है। ठीक है, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, इससे बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा, बहुत फायदा होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, लेकिन उसके साथ नेगेटिविटी भी आएगा राइट मार्जिन अगर आप स्ट्रेट करने की कोशिश करोगे, बिकॉज राइट साइड इज आवर फ्यूचर, वी कैन नॉट कंट्रोल द फ्यूचर। So if you are making your right margin straight, obviously you are trying to control your future, isn't it? So जिसके पास एबिलिटी नहीं है वो राइट मार्जिन स्ट्रेट करने का जरूरत नहीं, अननेसेसरी, नहीं तो स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा, आप टेंशन में पड़ जाओगे। लेकिन जो कर सकता है ऑब्वियसली वो कीजिए, क्योंकि उसके साथ मेडिटेशन बहुत ज्यादा चाहिए। एनीवे, लेकिन राइट मार्जिन नैरो ऑब्वियसली कीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक लाइन लिख रहे हो कि एंड ऐसे लिख रहे हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप आ गया। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो अगर ऐसे ये गैप अगर आ जाते हैं तो आप, जिसको भी ऐसे गैप आएगा तो सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। अंडरस्टूड? तो डिटर्मिनेशन कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इसके साथ क्या होगा, इसके साथ जो हैंडराइटिंग का जो प्रेशर है, तो वो प्रेशर थोड़ा ज्यादा देना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, पेज को फाड़ जाता है ऐसा वाला प्रेशर नहीं चाहिए, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा प्रेशर दे के हैंडराइटिंग में राइटिंग करना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इसके साथ एक और चीज, लेटर जो टी बार है, ये टी का बार थोड़ा ऊपर की तरफ प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, लेटर टी बार का प्लेसमेंट, मतलब बहुत लोग ऐसे नीचे देता है या ऐसे जगह पे देता है, ऐसे नहीं देना चाहिए, इन जगह पे दोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 नंबर का पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, टोटल 8 पॉइंट्स विल बी देयर। तो थर्ड पॉइंट विल बी लॉजिकल माइंड इंप्रूवमेंट। अगर देखो कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है, आप अगर लॉजिक दे के समझोगे विदाउट बीइंग इमोशनल, देन यू विल गेट द सक्सेस, क्योंकि उसके ऊपर आप डिसीजन लोगे एंड उसके ऊपर डिसीजन लेने के बाद आप जो काम करोगे वो हमेशा परफेक्ट होगा, कोई गलती वहां पे नहीं होगा। अंडरस्टूड? एंड ये हम कहाँ से देखेंगे, जैसे हम कहते हैं लेटर एल का थोड़ा लूप देने के लिए, ऐसे जो लूप होता है, बहुत ज्यादा बैलून की जैसा लूप नहीं, मतलब ऐसे वाला लूप। लेटर एच में भी ऐसे अगर लूप दोगे ये बहुत ही अच्छा है। एंड लेटर एच का
ऐसे ये लूप होना चाहिए, लेटर एल एंड एच, एंड इसका हाइट बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये जो हाइट है बड़ा होना चाहिए। बहुत लोग ऐसे लिखता है, यहाँ पे देखो इसका हाइट बिल्कुल छोटा है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। लेटर एल एंड एच, एंड नॉट ओनली एल एंड एच, लेटर जी एंड वाई को भी आप ऐसे बैलून की तरह मत दो, ऐसे नॉर्मल अगर करोगे तो बहुत ही फायदा इनसे मिल जाएगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? लेटर जी एंड वाई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 4 नंबर का जो पॉइंट है, दैट इज डोंट वेस्ट अननेसेसरी योर एनर्जी। कभी भी कोई भी जगह पे जरूरत से ज्यादा हमें अपना इमोशन दिखाना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो, टोटल 8 जो मैंने पॉइंट कहा है, ये 8 पॉइंट आर इक्वल इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये 4 नंबर का जो पॉइंट है, डोंट वेस्ट योर एनर्जी अननेसेसरीली, तो हैंड राइटिंग में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, कोई भी जगह पे ऐसे स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा स्ट्रोक नहीं डालना चाहिए। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा स्ट्रोक डाल दिया, ऐसे लिखता है बहुत लोग। ऐसे ये स्टार्टिंग में ऐसे कोई चीज नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? एंड नॉट ओनली दैट, कभी कभी बहुत लोग एंडिंग में भी इतना बड़ा स्ट्रोक दे देता है, ऐसे दे देता है। सो ऐसे एंडिंग स्ट्रोक भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग स्ट्रोक भी बड़ा नहीं होना चाहिए। एंड इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंड राइटिंग में अगर कोई जगह पे भूल हो जाए, तो हम लोग सपोज यहाँ पे भूल हो गया, तो क्या होता है, तो हम लोग कभी कभी ऐसे काट देते, ऐसे काटना नहीं चाहिए, ये आपका अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट होता है, ठीक है। एंड ये हमारे बॉडी के ऊपर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, सेक्सुअल नेचर के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, एंड बॉडी में बहुत सारा तकलीफ भी आता है इसके वजह से। अगर कोई जगह पे भूल हुआ है, तो ऐसे आप काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वहां पे, एक लाइन देके काट सकते हो। या कोई जगह पे एक्स्ट्रा अननेसेसरी इंक फ्लो नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी इंक फ्लो, ठीक है। इनके वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी आपका बाहर आ जाएगा, आप कमजोर पड़ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसके साथ बहुत लोग बहुत ज्यादा प्रेस करके लिखता है, बहुत ज्यादा प्रेस करके, दैट इज ऑल्सो टू मच, दैट शुड नॉट बी रिकमेंडेड। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो अननेसेसरी वेस्ट, बहुत लोग ज्यादा बातें करके अननेसेसरी वेस्ट करता है, दैट ऑल्सो शुड नॉट बी डन। इज इट क्लियर टू ऑल? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। अच्छा, अच्छा, अभी मैं जयसवाल सर को कहूंगा। जयसवाल सर, आप थोड़ा दिखाइए, आप जो दिखाना चाहते हो, प्लीज। प्लीज सब लोग देखिए जयसवाल सर किस तरीके से ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी कर रहा है। Okay, sir. Yeah, hello all. I'm son of श्रेयांश यस जायसवाल। सर। तो जस्ट क्योंकि मैं साथ में हूँ, बेटा को थोड़ा सा थोड़ा आप लोकेशन बताओ क्या करना है। कमाल सर का एक कंसेक्यूटिव एक अलग क्लास चल रहा है, ट्रेन द ब्रेन। तो उसका मेरा बेटा स्टूडेंट है, तो थोड़ी प्रैक्टिस के लिए मैं अभी सबसे पहले इसकी आईज, मेरे पास कुछ कपड़े इसमें बांधूंगा, देन वो कुछ करके दिखाएगा आपके सामने। जयसवाल सर, आपने अच्छी तरीके से रिलैक्सेशन किया है ना ब्रेन को? रिलैक्सेशन नहीं होगा तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है।
You are not audible, sir. या सॉरी, आई वाज ऑन म्यूट। तो आप एक सिंपल सा डीप ब्रीथ लीजिए बेटा, जस्ट रिलैक्स, ठीक है। सर ने जैसे आपको बताया वैसे करेंगे। तो मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, सर ने दिए हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं, तो उसको एक एक हाथ में देंगे। वो ट्राई करेगा कि कलर के क्या है, कुछ कुछ क्या है, वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। सो ही विल ट्राई हिज लेवल बेस्ट, जस्ट वेट। थोड़ा ऐसे सर कीजिए, या दैट्स गुड। के लिए Color is orange. चलो ठीक। कैमरा को थोड़ा नीचे कीजिए सो दैट वी कैन मैं सी करता यू। हूँ, मैं करता हूँ। ठीक है, आई थिंक वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे कर रहे हो आप, सबको सब दिखेगा, ठीक है। The color is yellow. वेरी गुड। क्या लिखा है वो बता सकते हो क्या? नहीं, मैंने उसको कल कलर का ही प्रैक्टिस करवाया है अभी। ओके, ठीक है, सर ठीक मैं है। ट्राई करता हूँ। अच्छा ठीक। आप ट्राई करो, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। Letter C. वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। Color green. Letter F. वेरी गुड, वंडरफुल। Color orange. Letter I. हाँ, वेरी गुड। आई नहीं, ये टी है, टी है, ठीक है, स्मॉल लेटर टी, ठीक है, आई की तरह ही दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी गुड, करो, प्रैक्टिस करो। Color blue. Letter X. वेरी गुड, वंडरफुल। Color orange. Letter A. Small a. कलर कलर आइडेंटिफाई कर पा रहा है, लेटर्स अभी पूरा फिर में नहीं आ रहा है इसका, ठीक ठीक है, है। ठीक है, कलर इज एबल टू ठीक है, आइडेंटिफाई। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोगों को दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Color yellow. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बस इतना ही कीजिए आज, इतना ही। हाँ, ये लास्ट कर दीजिए। Color blue. ब्लू, वेरी गुड, वंडरफुल, ठीक है, वंडरफुल। मैं थैंक यू, आप अपना एक्सपीरियंस 1 मिनट के लिए शेयर करेंगे बेटा। थैंक यू। यस गोपा मैम, आप पूछ रहे हो कुछ? No, sir, I say excellent job. Great थैंक यू। work. आप अपना ओके, एक्सपीरियंस Thank you everyone for appreciating me. वेरी गुड, वंडरफुल जॉब। ओके, किसी को कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। आप ये कैसे करते हो वो बता दीजिए सबको। आप क्या फील करते हो, कैसे कर, थोड़ा ये बताइए लोगों को। इसमें कलर का मैं इंडिविजुअल एक स्मेल होता है और उन सबका एक टच का एक टेक्सचर होता है। तो फॉर एग्जांपल ये येलो कलर का स्मेल होता है मैंगोइश, और अगर आप येलो कलर का स्मेल कहीं पे भी करेंगे तो आपको सेम ही स्मेल मिलेगा। वेरी गुड, एंड राइट, देन फॉर एग्जांपल ये है ब्लू, तो इसका आपको वाटर जैसा स्मेल आएगा। वेरी गुड, और ऑरेंज का आपको हल्का ऑरेंज रोज जैसा स्मेल आएगा। वेरी गुड, वंडरफुल। ग्रीन का आपको थोड़ा थोड़ा स्मेल लीफ जैसा आएगा। ओके, वेरी गुड। ओके, तो सब लोगों को समझ में आ गया?
कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो जायसवाल हाँ, सर को। एनीवन यदि कोई कुछ यू नो कुछ सर वो हाँ सर, हेलो। हेलो, यस सर। हाँ, वो लेटर के जो टेक्सचर का बताया था वो अभी उसने प्रैक्टिस तो नहीं की है, पर वो किस तरह से करते हैं सर? वो भी सेम तरीके से हम लोग जो ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी करते हैं वहाँ पे बहुत सारा म्यूजिक थेरेपी करते हैं, म्यूजिक थेरेपी एंड रिलैक्सेशन थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, कंसंट्रेशन थेरेपी एंड बहुत सारा ब्रेन एक्सरसाइज। मैंने तो 20 ब्रेन एक्सरसाइज सिखाया है इसको, है ना? 20 आपके बैच में कितना हाँ हुआ सर, है? 20 सर। 20 ब्रेन एक्सरसाइज मैंने करवाया। तो हम लोगों का क्या होता है, राइट ब्रेन एक्टिव हो जाते हैं। तो हम लोगों का इंट्यूशन एबिलिटी, क्योंकि ये अभी ये लड़का ओनली कितना महीना हुआ है आपको? 2 महीना शायद, है ना? हाँ सर। 20 एक्सरसाइज, तो एक वीक में मैंने 2 एक्सरसाइज दिया है, तो 20 एक्सरसाइज मतलब 10 डेज हुआ है। सो दैट मीन्स 2.5 महीना, ठीक है, 2.5 मंथ। अंडरस्टूड? सो 2.5 मंथ में इसका ये इम्प्रूवमेंट है। तो ये 4-5 महीना 6 महीना हम लोगों का कोर्स रहता है। तो 6 महीने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इजीली आंख बंद करके भी कुछ भी राइटिंग ये पढ़ सकता है, कोई भी जगह पे ये कुछ भी पढ़ सकता है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? या मैं एक चीज ऐड करूंगा, चूंकि इसका पेरेंट हूं तो जैसे कि ही इज 9 years प्लस, ही इज अबाउट टू बी 10। सो मैंने जो आइडेंटिफाई किया है, जो लास्ट सर के साथ जो क्लास करके, एक्चुअली मैं ग्राफोलॉजी वाला स्टूडेंट था पहले, आई मीन इस ग्रुप में था, तो ड्यू टू माय वर्क नो, सो आई एम नॉट एबल टू अटेंड द क्लासेस। बट ये वाला जो ट्रेन द ब्रेन वाला है ना, तो मेरा स्टूडेंट मेरा बेटा कर रहा है। तो मैंने जो नॉर्मल जो इसके अंदर जो चेंजेस देखा है, ये तो प्रैक्टिस कर रहा है, बट स्कूल का चूंकि स्टूडेंट है तो चीज़ों को जल्दी ग्रैप्स करना, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम होती है, सर ने कुछ बता दिया तो लड़के भूल जाते हैं या थोड़ा लेट से समझते हैं। तो इसमें बड़ा मैंने उसको बड़ा जल्दी कैप्चरिंग देखा है, जैसे कुछ मैथ्स का कुछ चीज़ें हुई गई, कंप्यूटराइज कुछ चीज़ें होगी, तो सर ने कुछ बनाया तो याद करके रख पा रहा है। एग्जैक्टली। तो काफ़ी एक्चुअली इम्प्रूवमेंट हुआ हम हाँ। लोगों का मेन टारगेट रहता है फोटोग्राफिक मेमोरी, ठीक है? तो फोटोग्राफिक मेमोरी, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहूंगा आप अपने पापा के बारे में याद करोगे, तो पापा का पहले नोज, पहले कान, उसके बाद कान, उसके बाद आईज, ऐसे तो नहीं आएगा याद, फुल फेस याद आ जाएगा, इजंट इट? फुल फोटोग्राफ याद आ जाएगा। तो कुछ भी ये बच्चा पढ़ाई करेगा तो हम लोगों का टारगेट होगा उस पढ़ाई में जो बुक है उस बुक का एक्यूरेट पिक्चर उसके दिमाग में स्टोर हो जाए। तो जब भी वो एग्जाम देने जाएगा तो वो याद करके उस बुक में वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर क्या लिखा है एक्यूरेटली वो लिख पाएगा। इज इट क्लियर? सो दैट इज आवर टारगेट, दैट ये फोटोग्राफिक मेमोरी से हम लोग ये कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो जब भी किसी को हम लोग ये करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा ग्रैस्पिंग पावर आ जाते हैं, कुछ भी चीज वो कभी भी भूलता नहीं है, ठीक है? मैं कुछ और भी स्टूडेंट को लेके मैं आऊंगा, मैं नेक्स्ट अगर मैं कुछ वीडियो भी शेयर करूंगा, हमारे जो ग्रुप है कुछ वीडियो भी वहाँ पे शेयर कर दूंगा, अगर पॉसिबल है तो आज ही, अगर हो सके तो मैं दे दूंगा या कल दे दूंगा, जो भी है। सो सर ये जो अभी सीखते हैं तो वो पूरे लाइफ टाइम इसको रहता है पॉसिबल करना? हाँ, लाइफ टाइम रहेगा। एक बार इंट्यूशन आ जाता है पूरी लाइफ टाइम रहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है? थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना। नॉट ओनली दैट, ये क्या क्या होता है, सपोज मेरे सामने एक बेड है, ठीक है? उस बेड में ये बच्चा अगर हाथ रखेगा, मतलब एक प्रैक्टिस के बाद, लड़की अभी नहीं हो सकेगा शायद, ये छोटी बच्ची है, तो बेड में बस हाथ रख के वो बता पाएगा बेड में कितने इंसान बैठ चुका है। अंडरस्टूड? अभी थोड़ी देर पहले कौन वहां पे बैठ के क्या बातें करके गया। अंडरस्टूड? वो यहाँ पे बैठ के बता पाएगा कि मेरे पॉकेट में कितना पैसा है। इज इट क्लियर? सो इस तरीके से ये होता है, मतलब ये इंट्यूशन एबिलिटी एक बार जाग जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो उसको पीछे मुड़ के देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो पढ़ाई कौन से एज ग्रुप में होता है सर? कौन से एज ग्रुप तक होता है? एज ग्रुप में 5 ईयर्स से शुरू करते हैं हम लोग जनरली, 5, 6, 7, 8, 10 to 12 में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, 13, 14, 15 के बाद बहुत ज्यादा कम हो जाता है, 18 के बाद बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। उसके बाद भी मैंने देखा है, मतलब मेरे बैच में आप में से ही कुछ है जो यहाँ पे ही है शायद, किसी किसी को स्मेल करके बता सकता है कुछ बॉल्स का कलर या कुछ भी हो, लेकिन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड? मतलब एक उम्र के बाद ब्लाइंड फोल्ड नहीं कर पाएगा,
लेकिन कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग हिप्नोथेरेपी करते हैं, तो हिप्नोथेरेपी से वो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन थेरेपी कर देते हैं अलग से, एंड म्यूजिक थेरेपी भी करते हैं। अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। सो थैंक यू ऑल। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? इट्स आई थिंक कुछ कुछ किसी किसी के लिए ये नया है। थैंक यू जयसवाल सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, सो हमने कितना पॉइंट डिस्कशन किया है, कोई बता दीजिए प्लीज। लास्ट पॉइंट था, आई थिंक वी शुड नॉट वेस्ट आवर एनर्जी, इजंट इट? Yes, sir. Yes, sir. Feel plasticity. ओके ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे जो फिफ्थ नंबर पॉइंट इज, हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर देते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख देते हैं दूसरों के ऊपर। सिंस कभी सोच के देखिए, कभी सोच के देखिए, ये एक्सपेक्टेशन की वजह से ही सब प्रॉब्लम होता है। हेलो भारती मैम, गुड इवनिंग। Good evening, sir. भारती मैम, एक बहुत अच्छा चीज आपने मिस कर दिया। सर मैंने तो बहुत मिस कर दिया आपका। नहीं, अगर पॉसिबल है मैं ग्रुप में भेज दूंगा वीडियो, एक बार देख लीजिएगा। हमारे इधर जयसवाल सर है, उसने आंख बंद करके कितने अच्छी तरीके से ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटीज दिखाया सबको। ठीक है, ओके सर, मैं ग्रुप में अगर पॉसिबल है भेज दूंगा वीडियो। ठीक है, श्योर। थैंक यू सर। और हो गया बस। anyway, so we are talking about less expectation. So less expectation का मतलब ही क्या होता है? देखो, आपके अंदर एक खूबसूरत माइंड है ना, एंड आपका माइंड का एक अलग से व्यू पॉइंट है, एंड मेरा मेरा भी तो एक माइंड है ना, आपके वाइफ या हस्बैंड को भी एक अलग से माइंड है, तो उसका भी सोचने का तरीका अलग है। तो आप अगर सोचोगे वो हमेशा आप जैसे चाहते हो इसी तरीके से वो बिहेव करेगा, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। अंडरस्टूड? एंड इधर से ही हर तरह का प्रॉब्लम शुरू होता है। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन। इज इट क्लियर? ये हम हैंडराइटिंग से कैसे देख सकते हैं, मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे अगर हम अननेसेसरी, देखो अननेसेसरी ये बड़ा कर देते हैं, ऐसे बड़ा कर देते हैं, तो ये अननेसेसरी ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसे बैलून की जैसा कर लेते हैं, ठीक है, ये अननेसेसरी लूप बड़ा अगर हो जाता है तो दिमाग में बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर सब कुछ आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसे बैलून की जैसा हो जाते हैं, ये जो एक्स्ट्रा आ गया इसके वजह से एक्स्ट्रा अननेसेसरी डिजायर बढ़ जाएगा, जो हमें नहीं मिलना चाहिए। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो ये नहीं होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सो हमें बैलेंस, हमेशा बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट एक और जगह हमें देखना है, बहुत लोग ऐसे राइट साइड में झुक जाते हैं, बहुत ज्यादा झुक जाते हैं। ऐसे राइट साइड में अगर झुक जाएगा, बहुत ज्यादा झुकेगा, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। थोड़ा सा अगर झुक जाता है दैट इज गुड। 100% 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा राइट साइड में झुक गया दैट इज गुड, लेकिन बहुत ही ज्यादा अगर झुक जाते हैं तो इमोशन डिसबैलेंस हो जाएगा, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देगा। ठीक है, एंड इस डिपेंडेंसी एक नेचर आ जाता है, तो जो भी काम करेगा हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड करेगा, कब वो लोग मेरे अप्रिशिएट करेगा, मेरे बारे में अच्छा अच्छा बातें कहेगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अच्छा, नेक्स्ट नंबर 6 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट इज नो सेल्फ मॉर्टिफिकेशन। नो सेल्फ मॉर्टिफिकेशन, इसका मतलब क्या है? कभी कभी हम लोग विदाउट रिक्वायरमेंट अपने लाइफ को कोसते रहते हैं, है ना, अननेसेसरी। कुछ भी प्रॉब्लम हो, मेरे ही खुद के ऊपर मैंने दोष दे दिया। ठीक है, इधर से ही बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अंडरस्टूड? एंड सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस क्या होता है? हमारे लाइफ को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं।
मेरे पापा मम्मी ने मुझे बता दिया कि तमल जी आपको, सपोज उसने बताया कि तमल जी आपको मुकेश अंबानी की तरह रिच बनना है, तो मैंने नहीं बन पाया। तो मैं अगर अपने आप को कोसता रहूंगा तो कभी भी डिटर्मिनेशन अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो हमें अगर सक्सेस चाहिए, हमारा कैपेबिलिटी देखना चाहिए। मैक्सिमम टाइम पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स लोग खुद जो नहीं कर पाता है, खुद जो नहीं मिला, वो अपने बच्चों से मिलने की आशा रखते हैं, है ना। मैक्सिमम पेरेंट्स यही करना पसंद करता है। अगर ये करेगा तो वो बच्चा कभी भी लाइफ में हैप्पी नहीं हो पाएगा। अंडरस्टूड? कभी भी वो बच्चा लाइफ में हैप्पी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पेरेंट्स एक्स्ट्रा, मतलब उसको जो अच्छा लगता है वो अपने बच्चे के ऊपर डाल दिया जबरदस्ती। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले हमें क्या करना चाहिए, देखो इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए अपने बच्चों से। अगर अपने बच्चों को सपोज कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो डॉक्टर की तरह एनवायरनमेंट पहले बनाना चाहिए, उसके बाद उसको डॉक्टर बनाने की कोशिश करना चाहिए। एंड उसका कैपेबिलिटी कहाँ पे है वो भी देखना चाहिए, उसका आईक्यू लेवल कितना है। आईक्यू अगर कम है तो कितना दूर जा पाएगा, डॉक्टर बन नहीं सकता, है ना। तो उसका करियर पथ सिलेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर तो हम लोग कोई भी आगे बढ़ सकता है, किसी के पास बहुत सारा पैसा भी आ सकता है, लेकिन हैप्पीनेस कभी नहीं आ सकता अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो उसके करियर में। इसीलिए करियर जो पथ है वो सिलेक्शन अच्छी तरीके से एक्यूरेटली उसके कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करके होना चाहिए। क्लियर हुआ सबको? अभी आप मान लीजिए एक मंकी एंड एक एलिफेंट, दोनों का अलग अलग कैपेबिलिटी है ना। अगर एक एलिफेंट सोचता है कि उस मंकी की तरह मैं एक दिन उस पेड़ के ऊपर मैं चढ़ पाऊंगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? एंड उधर से देखो वो मंकी सोचता होगा कि एलिफेंट की तरह मैं अगर बिग हो जाऊंगा तो बहुत सारा मैं खा पाऊंगा, बहुत कुछ, है ना। तो दोनों का अलग अलग कैपेबिलिटी है। तो अगर एलिफेंट गुस्सा हो जाते हैं कि मैं कभी वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाऊंगा, इतना बड़ा हो चुका हूं फिर भी मैं वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाऊंगा, दैट इज रॉन्ग करियर पथ सिलेक्शन। समझ में आया सबको? तो ये करियर पथ सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ये उसके पेरेंट्स को देखना चाहिए एंड पेरेंट्स का एनवायरनमेंट बनाना चाहिए करियर पथ सिलेक्शन वो उस जगह के ऊपर। एंड इसका बहुत सारे प्रोसीडियर है, मैं बाद में एक दिन इसके ऊपर पर्टिकुलर वेबिनार करूंगा कि कौन सा करियर में अच्छा हो सकता है, किस तरीका से बनाना चाहिए उसके एनवायरनमेंट। अंडरस्टूड? एनीवे, नेक्स्ट ये हम हैंड राइटिंग से कैसे देख सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। हैंड राइटिंग में ऐसा वाला स्ट्रोक नहीं होना चाहिए। सपोज यहाँ पे कोई नाम लिख रहा है, ऐसे सिग्नेचर कर दिया, सिग्नेचर नाम के ऊपर से ऐसे पीछे में ऐसे जो स्ट्रोक आ चुका है, ऐसे ऊपर से ये स्ट्रोक चला गया, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। और कभी कभी ऐसे भी लिखता है बहुत लोग, सॉरी, हैव यू नोटिस्ड यहाँ पे एक क्रॉस आ गया, ये आपके सक्सेस को डिले कर देगा। यहाँ पे देखो एक क्रॉस आ गया, दैट इज वेरी डेंजरस, नॉट गुड एट ऑल। ये बहुत सारे लेटर में दिखाई देते हैं। सपोज कोई ऐसे लिखा है, हैव यू नोटिस यहाँ पे भी एक क्रॉस आ गया। सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड एट ऑल। सबको समझ में आ रहा है ना? एंड कोई कोई लोग ऐसे डिफेंसिव स्ट्रोक कहा जाता है इसको, ऐसे लिख दिया, मतलब हमेशा ये पीछे की तरफ, मतलब लेफ्ट साइड में खत्म कर रहा है, ऐसे लेफ्ट साइड में आ गया बहुत ज्यादा। ठीक है, दोज आर नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल, दोज आर नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल। समझ में आया सबको? नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। अच्छा, एक और चीज 7 नंबर पॉइंट
मैं सबको बताऊंगा एंड लास्ट में मैं बताऊंगा स्पेशल एक्सरसाइज, जैसा मैंने कहा एक ब्रेन डेवलपमेंट एक्सरसाइज सब बच्चों के लिए, सबके लिए मैं दिखाऊंगा। बहुत ही बढ़िया। आफ्टर दैट देखो 7 नंबर का एक एक्सरसाइज मैं दिखा देता हूँ, दैट इज डिसीजन मेकिंग इम्प्रूवमेंट। हमें अपना डिसीजन ठीक से इम्प्रूव होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग किस तरीके से इम्प्रूव हो सकता है? डिसीजन लेने के लिए अगर आपके पास रॉन्ग ऑप्शन आ जाते हैं तो आप डिटर्मिनेशन ठीक नहीं होगा। डिटर्मिनेशन ठीक होता है तो आपका डिसीजन भी ठीक होगा। देखो डिसीजन किसके ऊपर लेना चाहिए? डिसीजन हमेशा हैंडराइटिंग से ऊपर देखेंगे तो सबसे पहले लेटर ई को नॉर्मल होना चाहिए। लेटर ई अगर छोटा हो जाते हैं दैट इज नॉट एक्सेप्टेड, और लेटर ई ऐसे बड़ा हो जाते हैं दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। लेटर ई हमेशा अच्छा होना, ऐसे ओपन हो रहा है दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड। नॉर्मल होना चाहिए लेटर ई। इज इट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट लेफ्ट साइड का जो लेफ्ट मार्जिन वो भी स्ट्रेट होना चाहिए, जैसा मैंने कह रहा था पहले भी। एंड राइट साइड का मार्जिन जितना हो सके नैरो होना चाहिए, राइट साइड। ठीक है, राइट साइड इतना वाइड नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ सबको? ये करने से डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा। ठीक है, सो डिसीजन मेकिंग एक बार इंप्रूव हो जाता है तो कोई भी रॉन्ग इम्प्योर जजमेंट नहीं आएगा हमारे दिमाग में, क्योंकि हमारा इमोशन कंट्रोल आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 8 नंबर का जो पॉइंट है, मैं लास्ट पॉइंट है क्या? हमें क्या करना चाहिए? पेशेंसली सबकी बातें सुनना चाहिए, विदाउट टॉकिंग, विदाउट रिएक्टिंग एनीथिंग। पेशेंटली सबकी बातें सुनना चाहिए, बट डिसीजन लेना चाहिए खुद के ऊपर। ठीक है, डिसीजन लेने से पहले सबकी बातें कुछ भी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो सब कुछ सुनना चाहिए। ठीक है, एंड ये हमें हैंडराइटिंग से कहां से पता चलेगा? देखो ऐसा वाला स्ट्रोक कभी हैंडराइटिंग में नहीं होना चाहिए, ऐसे ओपन अप। ठीक है, ये ओपन अप नहीं होना चाहिए, या ओपन डाउन भी नहीं होना चाहिए। ऐसे ओपन अप नहीं होना चाहिए या ऐसे ओपन डाउन नहीं होना चाहिए। बहुत लोग तो ऐसे लिखता है, दीज आर वेरी कॉमन, ऐसे ओपन डाउन हो रहा है ना। ठीक है, दीज आर नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल। ठीक है, नो अप डाउन गैप इन एनी हैंडराइटिंग। एंड वन थिंग मोर मैं दिखाना चाहता हूं, कुछ भी अगर आप लिख रहे हो ऐसे कोई भी जगह पे ऐसे टच नहीं होना चाहिए, एक लाइन के साथ दूसरे लाइन का एक भी जगह पे कभी भी टच नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? जो लाइन का स्पेस है वो स्पेस मतलब बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, करीब लिख सकते हो लेकिन टच बिल्कुल नहीं होना चाहिए एक लाइन के साथ। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। अच्छा, एंड वन थिंग मोर, हम जब कुछ लिखते हैं, सपोज मैं अपना नाम लिख रहा हूं, ये नाम के ये जो गैप आ रहा है दैट गैप इज नॉट एक्सेप्टेड। अननेसेसरी इतना बड़ा बड़ा गैप आ रहा है। हैव यू नोटिस्ड ऑल ऑफ यू? तो लेटर के साथ जो स्पेस है वो स्पेस हमेशा अच्छा होना चाहिए। दैट इज गुड, बट अगर हम ऐसे अगर बहुत कम स्पेस लिखेंगे तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। सो लेटर का स्पेस नैरो भी नहीं होना चाहिए, वाइड भी नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड लेटर स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये करने से हम अपने माइंड को स्टैंडर्ड टाइम दे सकते हैं। अगर आप अपने माइंड को स्टैंडर्ड टाइम नहीं दे पाओगे, कोई बहुत ज्यादा टाइम दे देता है अपने माइंड को,
मन को अगर बहुत ज्यादा टाइम दोगे तो वो नेगेटिव चीज सोचना शुरू कर देगा, एंड मन को अगर कम टाइम भी दोगे, उसमें भी कम है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, मन को हमेशा स्टैंडर्ड टाइम, जितना जरूरत है उतना ही टाइम देना चाहिए कुछ भी चीज सोचने के लिए। इज इट क्लियर? यस भारती जी, यू आर आस्किंग समथिंग? Sir, I have seen lots of students writing that where the word ends, it is not, I mean, seen. Like TAMALIS is, we consider in the same row, like no proper gap. The word जो है ना, that is not seen as a word. राइट। And what? Do we consider that ADHD kind of a person? Not ADHD, we should not keep any stamp on any person, but we can say the unnecessary uncontrolled emotional disbalance. Okay, unnecessary uncontrolled emotional dysregulation or disorganized emotion will come up. Understood? Okay. Okay, fine. Yes, yes. Thank you, sir. एनीवे, सो ये टोटल 8 पॉइंट मैंने सबको बताया। यस वार्टिका मित्तल जी बताइए क्या पूछ रहे हैं? सर ये जो आपने लेटर्स बताए थे कि ओपन नहीं रहने चाहिए, ए ओ डी, तो उसका कोई क्या भी इफेक्ट पड़ता है अगर कोई ओपन रखता है तो? ओपन रखे, देखो मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ, कोई भी जगह पे ओवल लेटर, ये जहां जहां पे ओवल है, लेटर ए ओ डी जी बी पी क्यू, ये टोटल 7 लेटर्स आर ओवल। ओके, यू कैन से, तो 7 ओवल लेटर्स आर होता है ए ओ डी जी बी पी क्यू। तो ये 7 ओवल लेटर्स अगर आप ओपन रखोगे, मेन क्राइटेरिया होगा आपके सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्सप्लेन करता रहेगा बहुत ज्यादा अननेसेसरी। इसको आप ग्राफोलॉजिकली अब देखोगे कि बहुत लोग इसको टॉकेटिव नेचर कहता है, लेकिन मैं इसको कहता हूं साइकोलॉजिकली, मैं इसको कहता हूं अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आप मुझे कह रहे हो कि तमल जी आप मेरे घर में 4 बजे आना था, आप 5 बज गया, तो मैंने कह सकता हूं कि ओ आई वाज बिजी, आई गॉट लेट, बस फुल स्टॉप। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि मैं कहां कहां पे बिजी था, मैं कहां पे गया था। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। हमारे सबकॉन्शियस माइंड ना बहुत ज्यादा अननेसेसरी टायर्ड हो जाते हैं, पूरी दिन भर ऐसे एक्सप्लेन, दुनिया भर के लोगों को एक्सप्लेनेशन देते देते जहां पे जरूरत नहीं। आर यू गेटिंग? सो यस सर। ये ओपन अप लेटर में ये एक्सप्लेनेशन आ जाता है, नॉट ओनली एक्सप्लेनेशन, टॉकेटिवनेस आ जाता है, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन आ जाता है, एंड ओपन अप मतलब ओपन फॉर डिजीज ऑल्सो, बॉडी में डिजीज आना शुरू हो जाता है। ठीक है, एंड ओपन ओपन डाउन ऑल्सो, ओपन डाउन में भी बहुत ज्यादा डिसलॉयल्टी आते हैं। वो अपने ओपन डाउन का मतलब क्या है, सपोज कोई लेटर ऐसे लिख रहा है, कोई ओ लिख रहा है ऐसे, सो इजंट इट यू आर मेकिंग एन अम्ब्रेला, है ना, आप एक अम्ब्रेला की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू हाइड, यू आर ट्राइंग टू हाइड योरसेल्फ। सो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा डिसलॉयल्टी आ सकता है, उसके अंदर बहुत कुछ नेगेटिविटी है जो दूसरों से वो छुपाने की कोशिश करेगा। ऐसे ओपन डाउन लेटर में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, बॉडी के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट आता है। अब देखो बहुत सारे ऐसे लिखता है ना, ओपन डाउन लेटर डी, these are very common, digestive problem is very common, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ऑब्वियसली रहेगा। ऐसे लेटर बी के अंदर अगर ओपन रहेगा बी, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, रिलेशनशिप इशू आ जाएगा लेटर बी में ओपन होता है तो, और भी कई सारा बॉडी में भी इफेक्ट आता है। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके सर। हेलो। यस सर, प्लीज। हाँ सर, जो आपने बताया ऊपर टॉप में ओपन रहता है, ऐसा कभी कभी वो जो ऊपर वाला जो टॉप वाला गैप है वो कभी लेफ्ट साइड ज्यादा होता है, कभी राइट साइड ज्यादा ओपन होता है, तो उससे कुछ सिग्निफिकेंस पड़ता है? 100%। मैं ऐसे बताता हूं आपको तो इजी हो जाएगा। इन जनरल, सपोज दिस इज ए लेटर ओ, दिस इज ए लेटर ओ, ओके, तो लेटर ओ में आप यहाँ पे भी ओपन हो सकता है, देखो ये 12 o'clock में गैप आ सकता है, यहाँ पे ओपन हो सकता है, मतलब हर क्लॉक में गैप आ सकता है ना? राइट।
तो एक एक गैप में, एक एक जिस क्लॉक में गैप आएगा उसका कैरेक्टर अलग अलग हो जाएगा। एक लेटर ओ से मतलब हम लोग ऐसे देखने की कोशिश करते हैं कि एक लेटर ओ से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है हैंडराइटिंग, ओनली एक लेटर ओ से आप सब कुछ बता पाओगे, उसके पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, पॉजिटिव या नेगेटिव, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। अंडरस्टूड? एक एक का अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। लेफ्ट साइड जैसे हम लोग ऐसे विचार करते हैं कि लेफ्ट साइड हम पास्ट की तरफ देखते हैं, राइट साइड फ्यूचर की तरफ देखते हैं। तो जिस जगह पे गैप आएगा उस जगह में डिस्टरबेंस आ जाएगा। अंडरस्टूड? राइट। ठीक है, मैं एक काम करूंगा पर्टिकुलर इस लेटर ओ के ऊपर में, मतलब मैंने करने का बहुत इच्छा है, टाइम नहीं मिला, इस ओ के ऊपर एक वेबिनार करवाऊंगा। ठीक है, तो इससे सबको और हेल्प हो जाएगा। यस सर, आजकल जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा लूप बनाते हैं ओ के अंदर, मतलब बहुत गहरा, मोस्टली 90% किड्स। हाँ, ऐसे ऐसे वो बनाते हैं। ये ऐसे, हाँ यस, है ना? हाँ सर। देखो यहाँ पे एक एक्स की तरह आ जाता है ना, एक्स, दीज आर वेरी कॉमन। ठीक है, ये हमारे लंग पे डायरेक्ट अटैक करता है। लंग एरिया वीक हो जाते हैं धीरे धीरे। एंड ये लोग क्या होता है, अपने सांसों को भर के नहीं ले सकता। ठीक है, नॉर्मल छोटे छोटे सांस लेते हैं, छोटे छोटे। तो इसके वजह से, मतलब एक लेटर को देख के ऐसा नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो इसके वजह से इसका उम्र भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। अंडरस्टूड? सो दैट इज नॉट गुड एट ऑल। एंड इधर से बहुत ज्यादा डिसलॉयल्टी आता है, झूठ बोलने का कैरेक्टर आ जाता है दिमाग में। ठीक है, और भी कई सारा नेगेटिविटी आ सकता है। आई होप इट्स क्लियर ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। मैं लास्ट डे, सॉरी, आज जो बताऊंगा, कह रहा था मैं, एक एक्सरसाइज दिखाऊंगा सबके लिए, ब्रेन एक्सरसाइज। ये कोई भी कर सकते हो, थोड़ा टफ है। मैं बहुत बार इजी एक्सरसाइज दिखाता हूँ, थोड़ा टफ एक्सरसाइज मैं दिखा रहा हूँ। सो जयसवाल सर, आपको जरूरत नहीं करने का ये एक्सरसाइज। ठीक है, सो आपके बैच में अगर मैं दिखाऊंगा तो कर लीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। So this is very interesting exercise. Anyone can do it. Let me share the screen. आप क्या करोगे, दोनों हाथों में 2 पेज लोगे। ठीक है, दोनों हाथों में 2 पेज लोगे एंड 2 पेन लोगे। ठीक है, 2 पेन। एंड उसके बाद देखो, जैसे यहाँ पे कर रहा हूं, दिखाई दे रहा है सबको? फर्स्ट राइट हैंड से ये प्रैक्टिस करना चाहिए सबको। ठीक है, एंड नेक्स्ट दूसरा जो है, that it should be practiced by your left hand. ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन देखो ये लेफ्ट हैंड, पहले लेफ्ट हाथों से 10-20 प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। उसके बाद दोनों हाथों से एक साथ, दोनों पेन को पकड़ के एक साथ लिखना चाहिए, एक साथ साइमल्टेनियसली। सो ये ब्रेन में बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही ज्यादा काम करता है। अगर जो कर सकता है, पहले पहले नहीं कर पाएगा, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। विद इन कुछ दिन में ये ठीक हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? पहले राइट हैंड, फिर लेफ्ट हैंड, उसके बाद एक साथ दोनों हाथ। So the open side will be towards left and right. एग्जैक्टली मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, ये गोल गोल घूम के राइट हैंड से, राइट हाथों से गोल गोल घूम के अंदर की तरफ जा रहा है ना? ऐसे कन्वल्यूशन करके अंदर की तरफ जा रहा है।
एंड जो लेफ्ट हैंड से होगा ये अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे हो रहा है, इसीलिए मैंने कहा ये थोड़ा टफ है। तो दोनों हाथों से अलग अलग तरीके से कर सकते हो, ठीक है। पहले ये कंसंट्रेशन के लिए है। कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, अटेंशन, फोकस बहुत ज्यादा ये डेवलप हो जाता है। मतलब पहले दिन आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करोगे तो ही कंसंट्रेशन आपका बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड? एवरी डे एटलीस्ट ट्राई करके देखिए। This will help in both brains active. Left Yes, and right brain. obviously that is our target. सर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसा कुछ इम्पोर्टेंस? कुछ भी whatever comes in your mind. ओके। So I hope it's clear, all of you. Yes, sir. Yes, if you have any question you can ask me. So आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलेंगे, नेक्स्ट संडे मिलेंगे। सर करीब कितने बनाने चाहिए, कितने सर्कल बनाने चाहिए, मतलब वन डे में? क्या कुछ टाइमिंग किया? 20 कर सकते हो, ठीक है। 10 to 20, मतलब अगर छोटा बच्चा है तो 5 to 10 इज इनफ। जो हम लोग अगर बड़े हैं तो 20 मिनिमम करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा ब्रेन को स्ट्रेस देना चाहिए, ठीक है। ये पॉजिटिव स्ट्रेस मिलता है, हमारे ब्रेन अच्छा काम करेगा। लेकिन मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, जिसका हाई प्रेशर का बीमारी है, 150 के ऊपर प्रेशर रहता है, उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड या राइट हैंड ऐसा कोई प्रीफर है सर? नो। एक्चुअली हम लोगों का तो टारगेट है दोनों हाथ से एक साथ करना, एक साथ करना है, बरोबर। हाँ, तो आप प्रैक्टिस के लिए अलग अलग हाथ से प्रैक्टिस कर सकते हो पहले। ओके, ठीक है। So thank you all for today. Good night. Take care. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. सर। Thank you. Thank you, sir. गुड नाइट। Thank you, sir. Good night all.